पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में यात्रा की राजनीति पर, युवाओं को रिझाने की हो रही कोशिशों पर और महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफ़र हर महीने पैसे कर जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनावी दंगल जीता है हेमंत सोरेन ने, और महाराष्ट्र में लाडली योजना के ज़रिए बीजेपी ने, उसकी पुनरावृत्ति बिहार में करने की कोशिशों पर। इस पूरी कवायद को हम समझेंगे विस्तार से वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से। हाँ, आपने ठीक कहा कि अभी बिहार में यात्रा की राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव तो 4 तारीख से ही यात्रा पर निकल रहे हैं, जो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा है। कार्यकर्ताओं का दर्शन करेंगे, उनसे के साथ संवाद करेंगे। और पहले से इस यात्रा की शुरुआत वो कर चुके थे, लेकिन विधानसभा का जो उपचुनाव था बिहार का और झारखंड में विधानसभा का चुनाव था, उसकी वजह से उन्होंने स्थगित कर दी थी। तो फिर से वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखना ये है कि उनकी यात्रा कितने दिनों तक जारी रहती है, क्योंकि कभी भी उन्होंने अपनी यात्रा को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है। तो पूरे बिहार में घूम लेते हैं, हर जिले में चले जाते हैं, यात्रा को पूरी करते हैं, तो उससे उनकी ताकत बढ़ेगी, कार्यकर्ता के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्योंकि जो लालू यादव हैं उनको कभी यात्रा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि लालू यादव सबसे मिल लेते थे, उनका दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता था। कार्यकर्ता को जब मन करे जाकर उनसे मिल सकता है, बात कर सकता है। लालू हैं, तो तेजस्वी यादव से तो इतनी आसानी से कार्यकर्ता मिल नहीं सकते हैं, उनके दरवाजे तो हमेशा खुले नहीं रहते हैं। तो उनको तो ज़रूर यात्रा पर निकलनी चाहिए, और मुझे लगता है निकलेंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, तो उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा चुनाव में। नीतीश कुमार भी महिला सम्मान यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, महिलाओं के संवाद करेंगे, महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, महिला संवाद यात्रा नाम दिया गया है। और नीतीश कुमार तो लगातार यात्रा करते रहे। मुझे लगता है कि 15वीं यात्रा है उनकी, और यात्रा से उनको फ़ायदा भी मिला है। अब भाई 18 साल से सत्ता पर काबिज हैं, तो माना जाएगा कि भाई यात्रा से उनको फ़ायदा ही हुआ है। और नीतीश कुमार जनता के बीच रहने की कोशिश हमेशा से करते रहे, चाहे वो जनता दरबार हो या यात्रा हो। तो हर साल यात्रा पर निकलते हैं। नियमित रूप से हर सोमवार को जनता दरबार लगता था, लेकिन अभी जनता दरबार का कार्यक्रम उनका स्थगित है बहुत दिनों से, तो यात्रा पर निकल रहे हैं। तो नीतीश कुमार की इस यात्रा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को पहले से ही वो पार्टी से जोड़ चुके हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब बिहार में किसी तरह की नौकरी हो, चाहे सिपाही की, पुलिस की, किसी तरह की सरकारी नौकरी, उसमें 33% तो आरक्षण है महिलाओं को। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और उन्होंने देखा है कि झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में जो सरकार की महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं थी, जैसे लाडली योजना थी महाराष्ट्र में, हेमंत की योजना थी मैया योजना, उसने सरकार की वापसी में अहम भूमिका निभाई है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि महिलाओं को और मजबूती के साथ जोड़ा जाए। तो उनसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, और उनसे शराबबंदी पर भी सलाह लेंगे, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर उन्होंने शराबबंदी लागू की थी। उसको लेकर सवाल भी उठ रहा है। तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं महिला संवाद यात्रा के बाद, यानी सबके खाते में कैश ट्रांसफ़र कराने वाली योजना लागू कर सकते हैं। नहीं, क्या लगता है कि लाडली योजना और मैया योजना की तरह बिहार में भी महिलाओं के खाते में हर महीने सीधे कोई राशि ट्रांसफ़र हो, ऐसी कोई योजना नीतीश कुमार सरकार ला सकती हो सकती है। मुझे लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार ने पहले तो साइकिल योजना शुरू की लड़कियों के लिए, फिर बेटों के लिए भी। तो मुझे याद है कि जब लड़कियों के लिए उन्होंने सरकारी योजना शुरू की थी, तो मेरे साथ मेरा बेटा 5 साल का था, वो गया था नीतीश कुमार के यहाँ, और उसने पूछा कि अब लड़कियों को देते हैं साइकिल, लड़कों को क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने उसी दिन कहा कि अरे बिल्कुल लड़कों की भी मांग है, और उन्होंने उसको देना शुरू कर दिया, योजना में शामिल कर लिया। तो नीतीश कुमार कोई भी सलाह सुनते हैं और उनको लगता है कि ये लागू होना चाहिए, तो तुरंत लागू कर देते हैं। मुझे याद है कि मैंने बेटियों की मदद के लिए, जिनकी बेटियां शादी ब्याह के लायक हो गई हैं, उनकी मदद के लिए मैंने कन्यादान योजना एक कार्यक्रम कराया था, जिसमें लोगों से सहयोग राशि लेके नीतीश कुमार को बुलाया था, उनके हाथों से दिलवाया था। उनको इतनी अच्छी योजना लगी कि उन्होंने उसी साल इस योजना को शुरू कर दिया सरकारी स्तर पर। प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति, उनको बुलाया,
और कन्याओं के लिए उन्होंने योजना शुरू कर दी। तो नीतीश कुमार को जो योजनाएं अच्छी लगती हैं उसको अपना बना लेते हैं। वो भले क्रेडिट आपको नहीं दे, लेकिन वो उस योजना पर काम जरूर करते हैं, आगे जरूर बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है कि झारखंड में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र के रिसोर्सेज की तो बिहार के रिसोर्सेज संसाधन से कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। तो जो महाराष्ट्र में जितना पैसा वहाँ की सरकार अफोर्ड कर सकती है और झारखंड में मिनरल्स है, वहाँ भी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो क्या बिहार की आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है कि इतनी बड़ी योजना जिस पर इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा वो सरकार चुनाव के पहले ला सके? बिल्कुल ला सकती है सरकार। देखिए, पहले सरकार ये सोचती है कि किस योजना से हमारी सरकार की वापसी होगी, और बाद में सोचती है कि भाई पैसा का जुगाड़ कहाँ से होगा। और जब जो योजना सरकार को दोबारा सत्ता में ला सकती है, उस योजना पर खर्च करने के पहले नेता कोई सोचता है क्या? नीतीश कुमार ने भले किसी के खाते में पैसा नहीं दिया है, नीतीश कुमार ने लेकिन महिलाओं के लिए बहुत काम किया। हर बेटी को साइकिल दे दिया, हर बेटा को साइकिल दे दिया, स्कूल ड्रेस दे दिया, पोशाक दे दिया। कितना फ़ायदा हुआ इस योजना का। महिलाएं विपक्ष की भी हो तो वोट जाकर कर देती है नीतीश कुमार के पक्ष में। अब पहले रामकृपाल यादव जब थे आरजेडी में, मुझे याद है, उनकी पत्नी जाके नीतीश कुमार को वोट देती थी। तो विपक्ष के नेताओं की पत्नियां भी नीतीश कुमार के पक्ष में थी। अब बहुत समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब देखा है उन्होंने रिजल्ट कि महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने का सीधा फ़ायदा मिलता है, तुरंत फ़ायदा मिलता है। तो अगर बिहार झारखंड दे सकता है, महाराष्ट्र दे सकता है, तो बिहार भी दे सकता है। और ये तो आखिरी पारी है उनका। वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से 115 का जो उनका रिकॉर्ड है, 115 विधायक वाली पार्टी रही है जेडीयू, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं कि आखिरी पारी शानदार पारी हो, और तभी वो अपने मन चाहे व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी बना पाएंगे अपने दल से। नहीं तो बीजेपी दबा कर ठोक देगी कि भाई आप जब तक थे आपको मैंने बनाया, आपने चलाया बिहार को, अब हमको भी मौका दीजिए। तो इतने आसानी से नीतीश कुमार बीजेपी को मौका देने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और 60-70 से ज़्यादा विधायक जीत कर भी आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान जैसा कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनका खेल बिगाड़ेगा। इंडिया इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उपचुनाव के नतीजे से तो यही लगता है, उसका जो गढ़ था, गढ़ से खूंटा उखड़ गया। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं चुनाव के ठीक पहले, तो इसका खास मकसद है, ऐसे थोड़ा कर रहा है। नहीं, मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ कि कोंच थाने में पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। पत्नी और पति के बीच चुनाव का समय था। पति ने कहा कि अगर तुम जदयू को वोट देने जाओ, पति शराबी था, पति ने कहा कि अगर शराब बंद हो गई है, शराब नहीं मिलती है, अगर तुम वोट दोगी जदयू को तो मैं जहर खा लूँगा। पत्नी बोली कि खा लो जहर, लेकिन वोट मैं नीतीश कुमार को दूँगी क्योंकि शराब बंद हुई है। तो नीतीश कुमार की ये जो कामयाबी है कि पहले जो वोट बैंक की राजनीति होती थी कि किस जाति का कितना वोट है, एक नया वोट बैंक क्रिएट किया नीतीश कुमार ने, आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है उसके लिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने आधी आबादी को ये अपने एक मजबूत वोट बैंक के रूप में खड़ा किया। भाई मुख्यमंत्री हैं, उनकी जाति के कितना वोट बैंक है? 2-3%। फिर भी 18 साल से सत्ता में है। बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। दलित, महादलित, उन्होंने दलित को तोड़ा 2 भाग में, महादलित भी बनाया। मुसलमानों में भी इसी तरह का उन्होंने किया, पसमंदा और पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान, उसका लाभ मिला उनको। उनका एक अलग वोट बैंक बना। महिलाएं भी उनके साथ जुड़ी, और महिलाओं को तो भाई अभी सीधे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। महिलाओं को है कि बेटी एक है तो उसको साइकिल मिल जाती है, बेटा एक है स्कूल में पढ़ रहा है तो साइकिल मिल जाता है। उनके खाते में तो कुछ आता नहीं है सब्जी के लिए, नमक दाल के लिए। जब खाते में भी आने लगेगा 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, तो हर घर में 3-4 महिलाएं हैं, तो हर घर में 5,000, 10,000 पहुँचने लगेगा तो कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि सारी महिलाएं एकजुट होकर पूरा लगा देंगे ठप्पा। और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज़्यादा है। पुरुष भले वोट ना दे, महिलाएं वोट जरूर देती है। और बिहार के तो ज़्यादातर पुरुष नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में बाहर रहते हैं, महिलाएं ही यहाँ हैं। तो आप भले जोड़ रहे कि पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, लेकिन वोट ज़्यादा महिलाओं का पड़ता है। अभी हम लोगों ने बात की महिला वोटर्स की, आधी आबादी की। अभी एक और बात समझ में आ रही है कि जैसे नीतीश कुमार ने
जातिगत आधार से ऊपर उठकर महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाया, वोट बैंक के रूप में डेवलप किया, चाहे किसी भी जाति की महिला हो, उसी तरह से अब उनकी कोशिश युवाओं को रिझाने की है। और इसके लिए कई सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, जैसे कि गांव में हर गांव में सरकार की कोशिश है कि मनरेगा से हर गांव में खेल मैदान बने, जो नौकरियों की भी बात हो रही है। तो ये युवाओं को भी आकर्षित करने की कोशिश। आपने ठीक कहा दीपक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल महिलाओं पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका जो ये मास्टर स्ट्रोक है, केवल महिलाएं नहीं हैं, युवा भी हैं। और जो युवा 20 साल 22 साल के हैं, उन्होंने तो देखा ही नहीं कि लालू और राबड़ी का राज कैसा था, जिसे एनडीए के लोग कहते हैं कि जंगल राज था। हाँ, और नीतीश के शासन को तो सुशासन है। तो उन्होंने तो सुशासन में जन्म लिया, सुशासन ही देखा है, अच्छी सड़कें देखी, बिजली देखी, तो उनको क्या पता है फर्क। तो उनको कैसे तेजस्वी यादव बुरे लगेंगे, कैसे लालू यादव से उनको डर लगेगा? बिल्कुल डर नहीं लगता है, आप कितना भी डरा लीजिए। तो नीतीश कुमार ने युवाओं को जोड़ने के लिए खेल पर ज़्यादा ध्यान दिया है। युवा महोत्सव कराया जा रहा है। जो पुलिस बिहार खेल प्राधिकार है, उसको पूरा फंड दे दिया है। हर जिले में हर जगह पर खेल के आयोजन हो रहे हैं। अब देखिए, राजगीर में हुआ था महिलाओं का हॉकी का चैंपियनशिप, पटना में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ। ये पहला राज्य है बिहार जिसने ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को स्पॉन्सर किया। आप वहाँ गए, क्या देखा आपने, क्या उत्साह था ये स्पोर्ट्स का? देखिए, मैं तो जानता ही नहीं था कि ये स्पोर्ट्स होता क्या है, सच्चाई है। और मैं खोज रहा था कि यहाँ स्पोर्ट्स कब शुरू होगा, लेकिन देखा कि टीवी है सामने, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वीडियो गेम है और खेल रहे हैं, बहुत शोर है। तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ गेम कब शुरू होगा। पता चला कि वही गेम है, तो इसको ई स्पोर्ट्स कहते हैं। तो हम लोग के ज़माने में तो ये था नहीं, हम लोग इससे परिचित भी नहीं है। और बच्चे जब ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, तो हम लोग गुस्से में आते हैं कि भाई तो बर्बाद हो जाएगा। दीवानगी है। लेकिन वहाँ जो ये स्पोर्ट्स का एक हीरो आया था, तथाकथित स्काउट नाम से मशहूर है वो यूट्यूब पर, और तन्मय सिंह नाम है वो, उसको देखकर बच्चों के बीच बाप क्या क्रेज है। जैसे होता है ना, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली, वो है ई स्पोर्ट्स का। हाँ, तो क्रिकेट के फैंस के लिए जो क्रेज है राहुल द्रविड़ को लेकर या विराट कोहली और सचिन को लेकर, वो क्रेज दिखा बच्चों में उस स्काउट के लिए। वो यूट्यूब पर लाइव आता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं, और उससे भी बड़े बड़े हैं यूट्यूबर्स और ई स्पोर्ट्स एथलीट, जिनको लाखों 10 लाख लोग जुड़ते हैं, लाइव आते हैं। तो एक अलग दुनिया बन गई है। तो सरकार कंप्यूटर, ई गेम, माने गेम्स खेलने वाले सभी बच्चों को सीधे जोड़ रही है। पहले तो उनको नहीं पता सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। भाई वो अच्छे घरों के लड़के हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के थे, तो उनको तो सरकार से पता ही नहीं कि क्या फ़ायदा है। अब तो सरकार से सीधे फायदा दिख रहा है ना, जीत रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इनाम मिल रहा है। तो सरकार सीधे युवाओं को खेल के जरिए जोड़ रही है। हर जिला में युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। युवा महोत्सव में मंत्री जा रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि भाई पहले का राज आपने नहीं देखा है, 20 साल पहले वाला, वो देखे होते तो हिल जाते। ये तो सुशासन में आप पैदा हुए, सुशासन देख रहे हैं, वो फर्क समझा रहे हैं। तो और कह रहे हैं कि भाई अब वीडियो भी बना के दिखाएंगे कि पहले क्या था बिहार, आज क्या है। तो युवाओं को टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार। महिलाओं को तो कर ही रहे हैं, युवाओं को कर रहे हैं। और युवा जिस घर का सरकार के साथ हो जाए या किसी पार्टी के साथ हो जाए, पूरा घर उसके साथ हो जाता है। हर माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा के खिलाफ कोई माँ बाप नहीं जाता। कोई नहीं जा सकता। बच्चे के भविष्य जहाँ दिखाई देता है सुरक्षित, तो वहीं पूरा परिवार चला जाता है। तो इसी का सवाल है ना, राजद हम लगातार ये सवाल उठा रही है कि रोजगार के मुद्दे पर तो सरकार विफल है, रोजगार तो दे ही नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि जितनी बहालियाँ अभी हो रही हैं बिहार में, कभी इतनी बहालियाँ नहीं हुई। सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है, उद्योग धंधे नहीं आएंगे, निवेश नहीं आएगा, तो सरकारी नौकरी से सब। देखिए, ये तो सच है कि नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में जिस स्तर पर निवेश आना चाहिए था, उद्योग धंधे लगने चाहिए थे, वो नहीं लगे हैं। अब कहाँ कमी रह गई वो तो नीतीश कुमार जाने। मुझे लगता है कि जब तक लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को आप बढ़ावा नहीं देंगे, लोकल जो बिजनेस मैन है, कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसको बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे। क्योंकि बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले लोकल व्यापारियों से, कारोबारियों से फीडबैक लेते हैं कि सरकार की पॉलिसी कैसी है,
इम्प्लीमेंट कैसा है उसको अधिकारी करते हैं, क्या सहूलियत मिलती है क्या नहीं मिलती है, उन्हीं के फीडबैक पर वो हिम्मत जुटाते हैं। तो यहाँ जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं चाहे व्यापारी हैं जिन्होंने निवेश किया है उनका अनुभव ठीक नहीं है, लाल फीताशाही नौकरशाही से परेशान हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में नहीं आई हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था भाई, सुई बनाने का फैक्ट्री भी नहीं थी, लेकिन अब तो कुछ बड़ी कंपनियां आई हैं। अब हीरो की साइकिल बन रही है, कई बिस्किट कंपनियां आ गई हैं और भी कंपनियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश किया जाए, कि कोशिश ही नहीं हुई उस स्तर पर। तो इथेनॉल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो नीतीश मिश्रा जब से उद्योग मंत्री बने हैं कोशिश है कि बिहार में बड़े बड़े निवेश आए, बड़े बड़े उद्योग धंधे शुरू हों, तभी रोजगार मिलेगा ना। सरकारी नौकरियां कितनी हैं? अभी इन्होंने 5 या 7 लाख लोगों को नौकरी दी है, 2-3 लोग और दे देंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी दे दीजिएगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लोकल स्तर पर इंडस्ट्री का माहौल बनाना पड़ेगा, और इंडस्ट्री का माहौल बनेगा, उद्योग धंधे शुरू होंगे, बाहर से बड़े बड़े निवेशक आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मार्केट तो बाजार तो बिहार बहुत बड़ा बाजार है ना भाई, उत्पादन नहीं है किसी चीज़ का, सब बाहर से आ रहा है, यहाँ के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस बाजार को अगर उत्पादन का हब बना दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए तो बिहार को बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब पता नहीं नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, अब वो क्या कर पाएंगे इंडस्ट्री को लेकर, कुछ खास उम्मीद मुझे तो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो किया है और अभी स्पोर्ट्स को लेकर जो बढ़ावा दे रहे हैं, यूथ को जोड़ने की जो मुहिम चला रहे हैं, वो अगले चुनाव में उनको जरूर फायदा देगा। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए चुनौती ये महिलाएं बनेंगी और ये नौजवान बनेंगे जिनको सरकारी योजनाओं के जरिए नीतीश कुमार सीधे सरकार और पार्टी से जोड़ रहे हैं। नहीं, आरक्षण का जो फिर से दांव खेला है तेजस्वी ने कि नहीं हम आरक्षण इतना बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार को बढ़ाना चाहिए, हम साथ देंगे, ये मुद्दा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए आरक्षण मुद्दा बन गया था गलती से। आरएसएस के जो प्रमुख थे उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी थी, लालू यादव ने उसको लपक लिया और आरक्षण को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और उसका नतीजा निकला कि भारी जीत मिली उस समय। लेकिन नीतीश कुमार लालू जी के ही साथ थे, ये भी जान लीजिए। तो मुझे लगता है कि उस समय नीतीश कुमार आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन अभी जो आरक्षण का फैसला हुआ है, यानी इसकी सीमा बढ़ाई गई है, वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही फैसले लिए होंगे, उन्हीं का फैसला होगा। भले तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरियां हमने दी, आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया, क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को ही जाएगा ना, करने वाले तो मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री ने तो दायरा बढ़ा दिया आरक्षण का, अब उसे मानना नहीं मानना वो तो केंद्र के हाथ में है। और सब राज्य ऐसे ही अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाते गए और केंद्र पर दबाव बनाते गए कि 9वीं अनुसूची में डाली है, तब तो क्योस हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। और कोर्ट में ही भी कोर्ट में भी नहीं ठहरेगा, कोर्ट में मामला टिकेगा नहीं। आरक्षण तो पहले से बहुत ज़्यादा है और आप आरक्षण देख के क्या तीर मार लेंगे? ये सिर्फ राजनीति है, क्योंकि जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा ये वहाँ टिकेगा नहीं, कोर्ट में जाएगा मामला टिकेगा नहीं। राजनीति कर रहे हैं और सरकार के पास नौकरी कितनी है कि आप आरक्षण देंगे? आरक्षण तब न जब आपके पास नौकरी हो, नौकरी ही नहीं है। जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं उनको बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी, उनको कंपटीशन में के लायक बनाना पड़ेगा, तो खुद वो नौकरी पा लेंगे। आप केवल आरक्षण कर देंगे या नौकरी है ही नहीं, तो आरक्षण कहाँ लेंगे, किससे मांगेंगे आरक्षण, कहाँ मांगेंगे बताइएगा भाई? सरकार के पास नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण लेकर क्या करेंगे? 10 पदों की बहाली निकलेगी, उसमें क्या ही किसको क्या मिलने वाली है? मुझे लगता है कि आरक्षण आज के तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लोगों को भी पता है कि भाई अब जितना आरक्षण है वो काफ़ी है और सरकारी नौकरियां बिल्कुल नहीं हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर आप पूरा राजनीति बदल देंगे ऐसा नहीं है। और आरक्षण के खिलाफ कभी एनडीए सरकार जा पाएगी क्या? कोई दल नहीं जा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दे। ये सच है, भले राजनीतिक दल डर दिखाएं कि बीजेपी खत्म कर देगी, अरे किसी के कुबत है कि आरक्षण खत्म कर देगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए मन बहलाने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है आरक्षण। ये चुनाव लड़ने का बड़ा हथियार नहीं हो सकता इस बार, तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच रहना होगा, जनता को जोड़ना होगा, तब खेल हो सकता है। क्योंकि यंग है, उनका तो फ्यूचर है अभी भाई। नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, तेजस्वी की तो शुरुआत है। तो 10 साल वो संघर्ष कर सकते हैं, अपनी अलग छवि बना सकते हैं, सड़क पर रह सकते हैं।
जब संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे तो बिहार की जनता उनको भी स्वीकार करेगी, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया हाथ में आरक्षण का जिसको आपने झुंझुना को बजाया और शो शुरू हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। तो हमने समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से कि कैसे नीतीश कुमार ने आधी आबादी को वोट बैंक बना लिया और अब महिलाएं अपने पति से लड़कर भी जदयू को वोट देती हैं। यही कोशिश जारी है उनकी युवाओं को रिझाने की, खेल मैदान के माध्यम से, ई स्पोर्ट्स के माध्यम से। अब देखना यह है कि उनका ये मास्टर स्ट्रोक अगले चुनाव में उनकी कितनी मदद कर पाता है। धन्यवाद।